नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक। सुबह के 10 बजने वाले और हम आपके लिए लेकर आए हमारा खास कार्यक्रम न्यूज एंड व्यूज। जी हां, जैसा कि नाम से जाहिर है, इस खास कार्यक्रम में न्यूज के साथ ही आपको व्यूज भी मिलेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बात सबसे पहले कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश बीजेपी में लंबे समय से चल रहा प्रदेश अध्यक्ष का सस्पेंस अब खत्म हो गया है। कल नामांकन की प्रक्रिया के साथ ही आपको बताएं कि पार्टी आज नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान कर देगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए बीजेपी ने ओबीसी चेहरे पर दांव लगाया है। यूपी हो या बिहार, मैसेज एक है। पिछड़ों की राजनीति में अब बीजेपी रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मूड में सीधी टक्कर देने की तैयारी में है। बीजेपी ने पंकज चौधरी जैसे अनुभवी कुर्मी नेता को आगे करके ये साफ संदेश दिया है कि अब अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले का मुकाबला यानी कि कुर्मी फॉर्मूले से किया जाएगा। कुर्मी समाज की पकड़ पूर्वांचल से लेकर मध्य यूपी तक मानी जाती है। ये इलाका चुनावी लिहाज से बेहद निर्णायक है। पंकज चौधरी को आगे करके बीजेपी इस बड़े वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश में है। पड़ोसी राज्य की बात करें बिहार की, तो वहां पर भी बीजेपी ने कुर्मी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी देकर यह साफ कर दिया था कि पार्टी जातीय संतुलन को लेकर अब कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है। और मोदी सरकार में मंत्री पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके प्रस्तावक बने और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन हुआ है और आज पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक रूप से ऐलान भी कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी पूर्वांचल के गोरखपुर से आते हैं। ओबीसी वर्ग से आने वाले पंकज चौधरी 7 बार सांसद हैं और ओबीसी में यादव के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले कुर्मी समुदाय से वो आते हैं। बीजेपी ने ओबीसी समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संगठन की कमान ओबीसी और सरकार की कमान अगड़ी जाति के हाथ में देकर सामाजिक समीकरण को साधने और संतुलन बिठाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है। अब पहली पसंद क्यों बने हैं पंकज चौधरी, ये भी आप जान लीजिए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अब संगठन की जिम्मेदारी पंकज चौधरी के हाथों में होगी। ऐसे में सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल बनाए रखने की चुनौती भी होगी। सीएम योगी की कार्यशैली को लेकर बीजेपी के कई नेता और सहयोगी दल भी अंदर खाने अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं और ये सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आती है, लेकिन वो समय समय पर अपनी शिकायत केंद्रीय नेतृत्व तक लगातार पहुंचाते हुए नजर आ जाते हैं। पंकज चौधरी के सामने पहले संगठनात्मक रूप से खुद को साबित करने का ही नहीं बल्कि योगी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के साथ बेहतर तालमेल भी स्थापित करके चलने की चुनौती होगी। वो सीएम योगी की प्रशासनिक शैली के पूरक की तरह कार्य करें, न कि उसके समानांतर कोई नया शक्ति केंद्र बने। सरकार और संगठन को एक दूसरे के साथ मिलकर समानांतर चलना होगा ताकि कार्यकर्ताओं का हौसला इसी तरीके से बना रहे। यूपी की सियासत में बीजेपी का दोबारा से राजनीतिक उभार 2014 के लोकसभा चुनाव से हुआ, जिसके बाद से पार्टी की कमान केशव प्रसाद मौर्य, महेंद्र नाथ पांडे, स्वतंत्र देव सिंह और भूपेंद्र चौधरी जैसे दिग्गज संभाल चुके हैं। इन सभी नेताओं ने खुद को स्थापित किया। केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बीजेपी 15 साल की सत्ता का वनवास 2017 में खत्म करने में कामयाब रही थी। महेंद्र नाथ पांडे की अगुवाई में बीजेपी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा बसपा जैसे मजबूत गठबंधन को बेअसर कर दिया था और बीजेपी को 2024 में सबसे ज्यादा झटका उत्तर प्रदेश में लगा था, जहां पर उसकी सीटें सबसे ज्यादा घट गई थी। इस तरीके की तस्वीर सामने आई। यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों में से आपको जानकारी दें, बीजेपी सिर्फ 33 सीट जीतने में कामयाब रही। 2019 की तुलना में उसे 31 सीटों का सीधा नुकसान हुआ। इसका नतीजा था कि बीजेपी को तीसरी बार सत्ता पर विराजमान होने के लिए सहयोगी दलों की बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। इसके चलते ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर खाने सियासी टकराव की शुरुआत हो गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सियासी ताना बाना बिखर गया था। सपा ने ओबीसी और दलित समाज के बड़े वर्ग को अपने पक्ष में कर लिया था और यूपी में 37 सीटें जीतकर इतिहास रचती हुई समाजवादी पार्टी दिखाई दी। अब बीजेपी प्रदेश संगठन की कमान संभालने के साथ ही पंकज चौधरी को 2024 का हिसाब बराबर करने के लिए फ्रंट फुट पर उतरना होगा और पार्टी के खिसके हुए जनाधार को दोबारा से लाना होगा, जिसमें दलित और ओबीसी वोट शामिल है। उन्हें बीजेपी को 4 चुनाव यानी 2014 और 2019 लोकसभा, 2017 और 2022 विधानसभा
विधानसभा में जीत के अपने रिकॉर्ड को कायम रखना है। तो एक बार फिर से सामाजिक समीकरणों को साधने की चुनौती उनके सामने है। बीजेपी की कोशिश है कि पूर्वांचल में अपनी सियासी ताकत बढ़ाने और गैर यादव ओबीसी वोटरों को एकजुट करने की है। पंकज चौधरी के सामने गैर यादव ओबीसी वोटों को दोबारा से जोड़ने और सपा के पीडीए को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी बनाने की चुनौती है। कुल मिलाकर साफ तस्वीर यह है कि अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में बीजेपी ने कुर्मी कार्ड यानी कि के फॉर्मूला चल दिया है। ये दांव पार्टी के लिए कितना सफल होगा ये तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई जातीय गोलबंदी की शुरुआत हो चुकी है और आज इसका औपचारिक रूप से ऐलान भी हो जाएगा। पंकज चौधरी के लिए क्या क्या चुनौतियां होंगी, इसके लिए हम सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी नीलेश चौधरी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नीलेश चौहान, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, आज औपचारिक रूप से ऐलान हो जाएगा, लेकिन नई जिम्मेदारी के साथ नई चुनौतियां पंकज चौधरी का इंतजार कर रही है। क्या समीकरण देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें करती है और लंबे अरसे से इंतजार था कि उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिले। कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो जो कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों के बीच में मजबूत पकड़ रखता हो और राजनीतिक अनुभव भी हो। तो कहीं ना कहीं पंकज चौधरी को जब इसके लिए उपयुक्त पाया गया, दिल्ली में कई बैठकें हुई, बैठकों में भी पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चलता रहा। कल नामांकन का दिन था, पंकज चौधरी ने अकेले नामांकन किया। आज औपचारिक घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम पंकज चौधरी की बात करते हैं तो 7 बार के वो लोकसभा सांसद हैं, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि जनता के बीच में मजबूत पकड़ रखते हैं, संगठन के बीच में मजबूत पकड़ रखते हैं और सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब पंकज चौधरी को चुना गया, और खासतौर पर अगर हम 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो पूर्वांचल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, क्योंकि 2024 के चुनाव में सबने देखा कि सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। पीडीए की बात की उन्होंने, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम पर वोट मांगा गया, जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हुआ और सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में 80 लोकसभा सीटें हैं। तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही दिल्ली के गद्दी का रास्ता तय होता है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है दिल्ली दरबार का रास्ता भी साफ रहता है। तो ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी का जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला फॉर्मूला है उसको कैसे तोड़ा जाए, उसके लिए पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे रखा गया। और आज औपचारिक घोषणा जब होगी तो पंकज चौधरी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि कैसे वो उत्तर प्रदेश को संगठन के लिहाज से मजबूत करते हैं। उसके अलावा पूर्वांचल की खासतौर पर अगर हम बात करते हैं तो पूर्वांचल में प्रत्येक जिले में कोई ना कोई एक ऐसा नेता या एक ऐसा चेहरा होता है जो उस जिले के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में उन तमाम लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना और खास तौर पर कुर्मी वोटर्स को पार्टी के साथ ले आना, तो कहीं ना कहीं वो बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटर्स की, तो ओबीसी वोटर्स उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधा समीकरण बनाने और बिगाड़ने का दम रखते हैं। तो ऐसे में पंकज चौधरी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव लगाया है कि पंकज चौधरी अगर मैदान में फिट बैठते हैं, बेहतर तरीके से संगठन को चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2027 में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। आज औपचारिक घोषणा के बाद जब उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब उनकी घोषणा होगी तो उसमें भी क्षेत्रीय और जाति समीकरण के साथ साथ नेताओं की कितनी ज्यादा पकड़ कार्यकर्ताओं के बीच में है, कितनी ज्यादा पकड़ जनता के बीच में है, उन तमाम चीजों को देखने के बाद ही उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। फिलहाल आज ये बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनके लिए, क्योंकि पंकज चौधरी मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में पंकज चौधरी की अगर हम बात करते हैं तो महाराजगंज जैसे जगह से वो 7 बार लोकसभा चुनाव जीतते हैं, तो उन्होंने ये तो साबित कर दिया कि राजनीतिक गलियारों में मजबूत पकड़ है। अब संगठन को किस तरीके से, पूरे संगठन को चलाना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की कमान भूपेन्द्र चौधरी संभाल रहे थे। भूपेन्द्र चौधरी जितनी मजबूती के साथ संगठन को धरातल पर उतारना चाहिए था, संगठन को चुनाव के टाइम जो है वोटर्स घर से निकालने चाहिए थे, लेकिन वो
संभव नहीं हो पाया। तो इसके बाद लगातार शीर्ष नेतृत्व भी चाहता था कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हो, एक नया चेहरा लाया जाए और नया चेहरा ऐसा हो जो पार्टी और संगठन के बीच में मजबूत पकड़ रखे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो है उसकी अपनी पहचान हो और उत्तर प्रदेश के छोटा या बड़ा कोई भी राजनीतिक दल हो या नेता हो, सबके बीच में उसकी मजबूत पकड़ हो। इसलिए पंकज चौधरी को चुना गया। बिल्कुल नीलेश, जैसे आपने बताया कि पंकज चौधरी को चुनने के पीछे की रणनीति क्या रही है, लेकिन पंकज चौधरी के सामने चुनौती बड़ी है। सीएम योगी की कार्यशैली और संगठन में किस तरीके का समन्वय बनाना है और साथ ही 2024 लोकसभा में जो झटका लगा है वो विधानसभा में ना दोहराया जाए, ये बहुत बड़ा एक हर्डल है इनके सामने जिसे दूर करना है। क्या ये कर पाने में कामयाबी हासिल हो पाएगी? क्योंकि अगर छवि की बात करें तो छवि भी बेहद साफ सुथरी पंकज चौधरी की हमेशा से देखी गई है, किसी भी तरीके के कोई मामले में नाम कभी आया नहीं इनका। देखिए, अगर हम 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन सीटों की बात की थी कि यहां पर चेहरे बदलने की जरूरत है, अगर वहां पर वाकई में संगठन की तरफ से चेहरे बदले गए होते तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भारी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, शायद वो ना उठाना पड़ता। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली में बैठकें हुई, उत्तर प्रदेश में बैठकें हुई, प्रदेश मुख्यालय पर बैठकें हुई, मुख्यमंत्री आवास पर बैठकें हुई, जिसमें संगठन, सरकार और आरएसएस के प्रमुख लोग मौजूद रहे, जिससे यह सीधा संदेश देने का काम किया गया कि सरकार और संगठन के बीच में बेहतर सामंजस्य हो ताकि उत्तर प्रदेश को बेहतर ढंग से चलाया जा सके, उत्तर प्रदेश की जनता को बेहतर विकास के रास्ते पर लाया जा सके। योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में कार्यप्रणाली से हर एक व्यक्ति वाकिफ है कि किस तरीके से वो काम करते हैं, जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं और संगठन का जब नंबर आता है तो संगठन के लिए भी। ठीक है नीलेश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।